अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप ट्रैवल ग्रो का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मुझे मोहम्मद बनारस कहते हैं। दोस्तों, बहुत से सवालात हैं ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। कुछ दोस्तों के जहन में ये सवालात होंगे कि अगर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद नहीं है, उन्होंने किसी भी मुल्क का विज़िट नहीं किया हुआ, बिल्कुल फ़्रेश पासपोर्ट है, तो क्या उनका फ़्रेश पासपोर्ट पे जो है वो यूरोप का वीज़ा लग सकता है? यूके, अमेरिका, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया का अगर वो वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो क्या फ़्रेश पासपोर्ट पे लग सकता है? क्योंकि अब काफ़ी सारे जो ऐसे हैं जो कंसल्टेंट्स हैं, वीज़ा कंसल्टेंट्स, वो ये दावा करते हैं कि हम आपको फ़्रेश पासपोर्ट पे जो वीज़ा है यूरोप का वो लगवा के देते हैं, और लगते भी हैं। मैं बिल्कुल इस बात को ये नहीं कह रहा कि नहीं लगते, या कोई भी जो ट्रैवल कंसल्टेंट है, जो वीज़ा कंसल्टेंट है, वो वीज़ा आपको फ़्रेश पासपोर्ट पे लगवा कर नहीं दे सकता। बिल्कुल लोग लगवा के दे रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों के लगे भी हैं। वो भी आगे चल के बताऊँगा कितनी परसेंटेज है जिनके फ़्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा लगे हैं यूरोप के। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप 12-15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए एक ट्रैवल कंसल्टेंट को दे रहे हैं, एक वीज़ा कंसल्टेंट को दे रहे हैं, एक फ़्रेश पासपोर्ट पे यूरोप का वीज़ा लगवाने के लिए, तो क्यों ना आप वही 10-15 लाख, 20 लाख अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। यानी अपनी आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएँ और इस तरह से बनाएँ, लीगली तौर पे बनाएँ कि आप जहाँ पे आप एक मुल्क के लिए 10 लाख किसी ट्रैवल कंसल्टेंट को या वीज़ा कंसल्टेंट को दे रहे हैं, वहाँ पर आपका जो काम है, वो आपका वीज़ा जो है वो आपको 8-10 हज़ार में, 20 हज़ार में, 50 हज़ार में मिल जाए। तो अब आप खुद डिफरेंस इसको देखें कि अगर आपने एक मुल्क में 10 लाख देना है, तो वो आपको ठीक लगता है, या आपने एक वीज़ा लीगली तौर पे जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री की बिना पर आपने 50 हज़ार का लेना है या 40 हज़ार का लेना है लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ, वो ठीक लगता है। तो बाकी मर्ज़ी आपकी है, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। और अगर आपने ट्रैवल ग्रो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया तो जो नए आने वाले दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। इससे फ़ायदा ये होता है कि मेरा भी फ़ायदा होता है, मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे, और आपका फ़ायदा ये होगा कि टाइमली जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव वो आप तक पहुंच जाएगी। तो बात करते हैं और शुरू करते हैं। कुछ ऐसे सवालात हैं जिनको एक एक करके मैं उनके जवाबात आपको देने वाला हूं। जो ट्रैवल हिस्ट्री के रिलेटेड है, कुछ दोस्तों के जहन में ये सवाल होंगे कि अगर हमने यूरोप का टूर करना है, यूरोप के लिए जाना है, तो हम पहले कौन से ममालिक की जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। क्योंकि कुछ लोगों ने मिसगाइड किया हुआ है, जिसकी वजह से लोग ट्रैवल तो कर लेते हैं, 8-10 लाख, 12 लाख रुपए भी ज़ाया कर देते हैं, लेकिन उस ट्रैवल हिस्ट्री की बिना पर उनका यूरोप का वीज़ा भी नहीं लगता। तो दोस्तों, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप सिर्फ एक टिकट खरीद कर, एक टिकट बाय कर आप कैसे जो है वो 5-7 कंट्रीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कि क्या अगर हमारी ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद ही नहीं है, तो क्या हम फ़्रेश पासपोर्ट में अपना यूरोप का वीज़ा लगवा सकते हैं, या हमारा वीज़ा इशू हो सकता है या नहीं। तो देखिए, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि ऐसा नामुमकिन तो नहीं है कि वीज़ा ना लगे, लेकिन ज़्यादातर यही कहा जाता है कि फ़्रेश पासपोर्ट पे यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया वगैरह का, यानी यूरोप का वीज़ा जो है वो लगना तकरीबन नामुमकिन के करीब होता है। लेकिन फिर भी नामुमकिन कोई चीज़ नहीं होती। बहुत सारे ऐसे ट्रैवल कंसल्टेंट्स हैं, वीज़ा कंसल्टेंट्स हैं, जो ये काम कर लेते हैं और वो वीज़ा लगवा कर दे देते हैं फ़्रेश पासपोर्ट पे। मैंने देखे हैं और बहुत सारे लोगों के वीज़े लगे हैं, लेकिन ये जो रेशो मैं बता रहा हूँ, ये 100 में से 20-30% के करीब है। यानी बहुत कम लोगों के लगे हैं, बाकी के रिजेक्ट हुए हैं। तो अगर आप लकी हैं तो आपका लग सकता है, वगरना आपका जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो ये बहुत चुनिंदा लोग होते हैं जिनके जो लकी हों, जिनकी किस्मत उनका साथ दे जाए, फ्रेश पासपोर्ट पे उनका वीज़ा लग जाए। अच्छा जी, दूसरा सवाल जो पूछा जाता है और आपके जहन में होगा वो ये कि अगर आपने दुबई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, इन कंट्रीज़ का विज़िट किया हुआ है, तो क्या आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो कितनी वैलिड है यूरोप के लिए। तो इस सवाल का एक सीधा सा जवाब मैं आपको ये दूंगा कि दुबई को मैं कंसीडर नहीं करता, बल्कि कोई भी कंसीडर नहीं करेगा उस तरह से। ये एक अलग टॉपिक है कि दुबई एक जो है वो जदीदियत के लिहाज से एक बहुत बड़ा कंट्री बन चुका है, और पिछले कह लें कि 70 सालों में जितनी तरक्की दुबई ने की है, और जितनी टूरिस्ट प्लेसेस दुबई ने दी हैं, जितने टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं, वो शायद ही इतने कम अरसे में किसी किसी मुल्क के पास ये एजाज़ हो। वो एक अलहदा टॉपिक है कि वो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट जो है वो मुल्क है, बहुत बड़ी टूरिस्ट कंपनी है, कंट्री है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि आप दुबई का ट्रैवल करेंगे तो क्या आपकी हिस्ट्री वैलिड हो जाएगी यूरोप के लिए, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि कोई भी बंदा एक फ़्रेश पासपोर्ट लेके जाता है, बिल्कुल नया पासपोर्ट बनवा कर, और वो जो बंदा है वो अनपढ़ होता है, उसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, लेकिन वो भी उसको भी जो है वो दुबई वीज़ा दे देता है, जो इसको हम विज़िट वीज़ा कहते हैं।
12, 14, 15 घंटे के अंदर नॉर्मली कोई बंदा भी जो है वो अपना वीज़ा इशू करवा सकता है दुबई का। ना किसी किस्म की कोई बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना कोई फर्दर डॉक्यूमेंट्स जो है वो इसकी ज़रूरत होती है। तो एक ऐसे कंट्री को हम कंसीडर नहीं कर सकते यूरोप की वैलिड हिस्ट्री के लिए। बाकी अगर आप ट्रैवल करना चाहें तो दुबई एक बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत अच्छा मुल्क है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। इससे आगे हम चलें तो आता है सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन और ओमान, कुवैत वगैरह। तो इनको भी उस तरह से कंसीडर नहीं किया जा सकता, लेकिन बहरहाल अगर आप इन इन कंट्रीज़ का ट्रैवल कर लेते हैं एज ए टूरिस्ट, तो आपके जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसके चांसेस जो है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाते हैं वैलिड होने के। लेकिन फिर भी उस तरह से 100% इसका जो है वो श्योर नहीं कहा जा सकता कि अगर आप दुबई या इन जो ये अरब ममालिक हैं इनका अगर आप विज़िट करते हैं तो आपकी हिस्ट्री जो है वो 100% वैलिड हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आपको बताता हूँ कि आपने कौन सी ऐसी कंट्रीज़ का जो है वो विज़िट करना है यूरोप के वीज़ा के लिए, ताकि आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो मज़बूत हो सके। तो सबसे पहला जो कंट्री आता है मेरे पास वो आता है श्रीलंका। तो श्रीलंका आपको बहुत बड़ी आसानी वीज़ा फ़राहम करता है। किसी किस्म की आपको इसके लिए बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी फर्दर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। सिंपल आपने क्या करना है कि आपने श्रीलंका का जो वीज़ा है वो किसी भी ट्रैवल कंसल्टेंट या वीज़ा कंसल्टेंट के पास जाना है और कहना है कि अपनी फ़ीस लें और आपका वीज़ा अप्लाई कर दें डॉक्यूमेंट्स लेके। तो जैसे ये वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसकी एक नॉर्मल सी फ़ीस होती है जो अपनी वो डॉक्यूमेंटेशन की लेते हैं। तो आपका 3 से 4 दिन के अंदर अंदर वीज़ा जो है वो आपको मिल जाता है। अब इससे आगे चलते हैं, दूसरी जो हमारे पास कंट्री आती है श्रीलंका के बाद वो आती है मलेशिया की। जैसे ही आपका श्रीलंका का वीज़ा अप्लाई हो जाए और वीज़ा इशू हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, साथ ही मलेशिया का वीज़ा अप्लाई कर देना है। अब मलेशिया के लिए ये है कि इसके लिए आपको थोड़ी सी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा की नहीं। जिसमें आप कह लें कि आपके पास अगर 2 से 2.5 लाख, 3 लाख या 4 लाख के अंदर भी आपका बैलेंस मौजूद है आपके बैंक में, बैंक स्टेटमेंट में, तो आप इजीली मलेशिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आपका वीज़ा डेफिनेटली लग जाएगा, कोई मसला नहीं है। और 3-4 लाख की स्टेटमेंट तो हर उस टूरिस्ट के पास मौजूद होती है जो ट्रैवल करने का सोच रहा होता है। और कोई क्लोजिंग बैलेंस ज़्यादा भी नहीं चाहिए, इन आउट का भी कोई मसला नहीं। अगर आपके 50-60 हज़ार की इन आउट 70 हज़ार की है पिछले 6 मंथ्स में, तो आप इजीली जो है वो ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, श्रीलंका और मलेशिया के बाद जो तीसरे नंबर पर मेरे पास कंट्री आता है वो आता है थाईलैंड। थाईलैंड की कंट्री के लिए भी आपको किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली थाईलैंड वैसे ही जाना है और जाने के बाद आपने क्या करना है कि सिंपली अपना केस सबमिट करना है और 8 से 9 हज़ार 10 हज़ार रुपये इसकी फ़ीस होती है, जो आप सेम डे जो है वो पे करेंगे और आपकी ईमेल वो ले लेंगे और उस ईमेल पे आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वीज़ा जो है वो आपको मिल जाएगा। अब इसके साथ थाईलैंड के साथ आप सिंगापुर भी ऐड कर सकते हैं। सिंगापुर का ये है कि उसका आपको स्टिकर वीज़ा नहीं मिलेगा, उसका ई वीज़ा मिलता है, लेकिन उसके लिए भी आपको जो है वो इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत होती है। आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो लेटर जो है वो आप कैसे मिलेंगे आपको, लेटर का ये तरीकाकार है कि वो भी आप किसी भी ट्रैवल कंसल्टेंट या वीज़ा कंसल्टेंट के पास जाएं और जाकर कहें कि वो अपनी फ़ीस लें और फ़ीस लेने के बाद तमाम डॉक्यूमेंट्स वो खुद रेडी करेंगे और आपको इन्विटेशन लेटर जो है वो आपको मंगवा कर देंगे। जैसे इन्विटेशन लेटर आएगा उसके बाद आपका वीज़ा अप्लाई होगा और 3 से 4 दिन के अंदर में आपको सिंगापुर का वीज़ा भी मिल सकता है। तो ये 4 ऐसे ममालिक हैं जिनका पाकिस्तान से बैठ के वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और 3 से 4 दिनों के अंदर, मैक्सिमम 3 से 4 दिनों के अंदर आपको इन चारों ममालिक के वीज़े जो हैं वो मिल सकते हैं बड़ी बआसानी। और 8-10 हज़ार रुपये जो फ़ीस है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलें दोस्तों, वीडियो के आखिर पे बात करते हैं कि आप एक कंट्री की टिकट परचेज़ करके किस तरह 5 या 6-7 कंट्रीज़ को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस्लामाबाद से हैं तो आप इस्लामाबाद से श्रीलंका की टिकट बुक करेंगे, कोलंबो शहर की। अब श्रीलंका पहुंचने के बाद आपने क्या करना है, आप बाई एयर श्रीलंका पहुंच गए। उसके बाद आपने वहां से सिंपली जाना है मलेशिया में। अब मलेशिया जाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने फिर वहां से जाना है सिंगापुर। वो भी आप बाई बस या बाई ट्रेन जा सकते हैं, जैसा आपको ईजीएस्ट वे लगे। तो अब मलेशिया से आपने सिंगापुर चले जाना है। अब सिंगापुर या मलेशिया से जब आप थाईलैंड आएंगे तो फिर आप बाय बस या बाय ट्रेन नहीं आ सकते, बहुत ज़्यादा सफ़र है। तो आपको एयर टिकट परचेज़ करना पड़ेगा वहाँ से। तो वो भी बहुत नॉर्मल है, पाकिस्तानी 8-10-12 हज़ार में आपको मिल जाएगी। तो आपने सिंपली एयर टिकट को परचेज़ करना है और सिंगापुर या मलेशिया जहाँ से भी आप थाईलैंड आना चाहें आप थाईलैंड आ सकते हैं। अब ये तो स्टिकर वीज़े आपके लग जाएंगे सारे, जो मैं पहले डिटेल बता चुका हूँ। अब थाईलैंड आने के बाद 3 कंट्रीज़ और आपकी ओपन हो जाती हैं जिनके जो स्टिकर वीज़े हैं वो अपने पासपोर्ट पे लगवा सकते हैं। जिनमें पहली जो कंट्री आती है वो आती है कंबोडिया। कंबोडिया के बाद आती है लाओस और उसके बाद आखिर पे आती है वियतनाम।
तो ये 3 कंट्रीज़ और आपके पास ऑप्शन, इसका ऑप्शनल है, ये ऑप्शन मौजूद हो जाता है कि अगर आप थाईलैंड आने के बाद इन कंट्रीज़ का भी विज़िट करना चाहें तो इनका भी जो स्टिकर वीज़ा है वो अपने पासपोर्ट पे बड़ी आसानी से लगवा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा ईज़ीएस्ट वे था जो मैंने आपको इस वीडियो में आज डिटेल से बताया कि किस तरह आप किन कंट्रीज़ का वीज़ा जो है वो किस तरह ले सकते हैं और किन कंट्रीज़ का विज़िट करके आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो वैल्यूएबल हो जाएगी यूरोप के वीज़ा के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि जो लोग मिसगाइड हो चुके हैं उन तक एक अच्छी इन्फॉर्मेशनल वीडियो पहुंचाई जाए, उनको अच्छी कंट्रीज़ का बताया जाए कि अगर वो इन कंट्रीज़ का विज़िट करेंगे तो उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो वैल्यूएबल हो जाएगी बहुत ज़्यादा यूरोप के विज़िट के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें। हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो जो है वो आप तक लाने की कोशिश करूँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि इसी तरह की आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप सबसे पहले देख सकें।